आदमगढ़ नामक एक राज्य में भानु प्रताप नाम का एक बहुत ही कंजूस और मक्खी चूस राजा रहता था। सारे राज्य के लोग उसकी कंजूसी से बहुत परेशान थे। फिर एक दिन, अरे तूने मेरे सारे खेत के आलू चुराए। मैंने तुझको कई बार मेरे खेत के आसपास भटकते देखा है। अरे ओ भाई, मैंने तुम्हारे खेत के आलू नहीं चुराए हैं। तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। सच सच बता दे, तूने मेरे सारे आलू कहाँ छिपा कर रखे हैं? नहीं तो मैं तेरी मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। अरे जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैंने तेरे आलू नहीं चुराए, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे सबक सिखाना ही होगा। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है। अरे अरे भाई, क्या हुआ? अरे अरे तुम दोनों ऐसे अरे लड़ क्यों रहे हो भैया? अरे अरे आखिर माजरा क्या भाई? अरे भाई, इस धीरज के बच्चे ने मेरे सारे खेत के आलू चुरा लिए और जब मैं इससे पूछ रहा हूँ तो ये झूठ बोल रहा है ऊपर से। अरे ओ भैया, मैंने इसके खेत के आलू नहीं चुराए। ये खामखा ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई, अरे लड़ने से क्या फायदा है बताओ? तुम अपनी समस्या को लेकर राजा जी के पास जाओ ना, हो सकता है वो तुम्हारी समस्या का समाधान निकाल दे। फिर वो दोनों अपनी समस्या लेकर राजा के महल में पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज, मेरा नाम पवन है और मैं एक मेहनती किसान हूँ। इस साल मैंने अपने खेत में आलू की खेती की थी, लेकिन मेरे सारे आलू इस धीरज ने चुरा लिए। नहीं महाराज, मैंने इसके आलू नहीं चुराए। ये मुझे फंसाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। नहीं, तू नहीं मेरे आलू चुराए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब फैसला हम लेंगे कि आखिर धीरज ने चोरी की है कि नहीं। पवन, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे आलू धीरज ने चुराए हैं? महाराज, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, मेरे खेत के आलू चुराते हुए। लेकिन महाराज, ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि पवन के सारे आलू मंत्री जी ने चुराए हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास कर लेंगे? हाँ, धीरज एकदम सही कह रहा है। हम इस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। तो फिर मैं क्या करूं महाराज? मेरे आलू की भरपाई अब कौन करेगा? पवन, मैं तुमको 10 दिनों का समय देता हूं। अगर 10 दिनों में तुमने पता लगा लिया कि इस धीरज ने ही तुम्हारे आलू चुराए हैं, तो मैं इसको कारावास में डलवा दूंगा। और अगर नहीं लगा पाए तो तुम्हें हर साल अपने खेत के आधे आलू मुझे देने होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इससे तो मेरा घाटा हो जाएगा। मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। मेरे कहे गए शब्द पत्थर की लकीर हैं, जिन्हें कोई नहीं मिटा सकता। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब आएगा ना मजा, जब इसको अपने खेत के आलू महाराज को देने होंगे। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ए जी, आपको क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बात क्या है? अब तुम्हें क्या बताऊं सुलोचना, हम बर्बाद हो गए। हमारे सारे खेत के आलू उस धीरज ने चुरा लिए। हमारे खेत के आलू चोरी हो गए? तो फिर आपने उस धीरज की शिकायत महाराज से की कि नहीं? फिर पवन ने सुलोचना को राजा के महल वाली सारी बात बताई। सुलोचना, अगर हम 10 दिनों में ये साबित नहीं कर पाए कि धीरज ही चोर है, तो हमें उस कंजूस महाराज को हर साल अपने खेत के आधे आलू देने होंगे। ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात उस कंजूस महाराज की, तो हमें मिलकर उसको सबक सिखाना ही होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुलोचना? वो इस राज्य का राजा है, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उनके आगे हम एक चींटी के समान हैं। माना कि हमारे पास उनसे लड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास बुद्धि तो है। हम उनको अपने दिमाग से हराएंगे। अब महाराज को कौन समझाए कि पवन के आलू किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही चुराए हैं। मंत्री जी, बहुत दिनों से आपने हमारे राजकोष का हिसाब किताब नहीं दिया। आखिर हम जानना चाहते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया? महाराज, राजकोष अभी भरा हुआ है। राजकोष के लिए केवल कुछ ही मुद्राओं की आवश्यकता है, बस इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया महाराज। राजकोष भरा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन उसमें अभी कुछ मुद्राओं की आवश्यकता है। क्या आपको पता नहीं, अगर राजकोष खाली रहेगा
तो इस पूरे महल का खर्चा कैसे चलेगा? कितना कंजूस है ये। अगर मैं इसकी जगह होता तो पूरा राजकोष ही खाली कर देता, लेकिन इसकी तरह इतनी कंजूसी नहीं करता। मंत्री जी, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि अब से सभी किसानों को अपने खेत की आधी फसल राज्य में दान करनी होगी, और साथ में ये भी ऐलान करवाइए कि अब से सभी लोगों से लगान वसूली की जाएगी। जी 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 महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। महाराज की जय हो। सुनो सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है, अब से सभी किसानों को अपनी आधी फसल राजा को दान देनी होगी, और जिसने भी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया उसको गर्म तेल में डुबोकर मारा जाएगा। सुनो सुनो सुनो। राजा का ये ऐलान सुनकर राज्य के सभी लोग बुरी तरह से चौंक जाते हैं। अरे ये राजा क्या सठिया गया है क्या? अगर हम इसको अपनी फसल का आधा हिस्सा देंगे तो फिर हमें खेती करके क्या मिलेगा? अरे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं भैया। हाँ भाई, तुमने सही कहा। पता नहीं इस राजा की कंजूसी कब जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी दिन हमसे हमारा घर ही मांग ले। भाई, इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी इसको हमारी फसल का हिस्सा चाहिए। हमें इस कंजूस राजा का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें चैन से जीने नहीं देगा। अरे मंत्री जी, आप कितना खाना खाएंगे? मैं आपको कब से देख रहा हूं कि आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर आप ऐसे ही खाना खाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें सड़क पर भीख मांगनी होगी। महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं, ज्यादा काम करने की वजह से भूख बड़ी तेज से लग गई। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भूख लगेगी तो इंसान खाना ही खाएगा ना, भूखा थोड़े ही मर जाएगा। और रही बात खाने की, तो वो हम और बनवा लेंगे। हमारे पास खाने की कोई कमी थोड़ी ही है। रानी जी, आप इस मामले में ना बोलें तो ही अच्छा है। आपको हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। पता नहीं कब इसकी कंजूसी की आदत छूटेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा खाना ही छुड़वा दे। अब से महल के सभी लोगों को दाल रोटी ही खाने को मिलेगी। अब से स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन नहीं बनाए जाएंगे। ये हमारा हुक्म है। जिसका डर था वही हुआ। अब खाओ वही सूखी सी दाल रोटी। इस मक्खी चूस को तो मौत आ जाए तो ही अच्छा है, कम से कम इससे पीछा तो छूटेगा। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हम रोज रोज दाल रोटी नहीं खा सकते। हम आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। महाराज, रानी साहिबा एकदम सही कह रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना सारे राज्य के लोग क्या कहेंगे कि राजा के महल में सभी लोग दाल रोटी खाते हैं। मंत्री जी, राज्य के लोग कुछ भी कहें, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। अब से महल में दाल रोटी ही चलेगी। ये बात पूरे राज्य में फैल गई और सभी लोग आपस में बातें करने लगे। अरे सुलोचना, तुमने सुना क्या? अब से महल में सभी लोगों को दाल रोटी ही खाने को मिलेगी। ए जी, लगता है राजा पूरी तरीके से सठिया गया है। हंसना बंद करो सुलोचना। राजा ने हमको 10 दिन का समय दिया है। अब तो केवल 2 दिन ही बचे। अगर हमने पता नहीं लगाया कि धीरज ही चोर है तो मजबूरन हमें हमारे खेत के आधे आलू राजा को देने होंगे। ए जी, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप कहो तो बताऊं? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? हो सकता है तुम्हारा आइडिया काम कर जाए। अरे वाह सुलोचना, तुमने तो एकदम लापचिक आइडिया निकाला है। फिर पवन सुलोचना के कहने पर एक ज्योतिष का भेष बदल लेता है। ए जी, आप इस ज्योतिष के भेष में एकदम लल्लन टॉप लग रहे हैं। अब आप राजा के महल जाइए और हाँ, मेरे बताए अनुसार ही करना। ठीक है सुलोचना, मैं तुम्हारे बताए अनुसार ही करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर पवन एक ज्योतिष के भेष में राजा के महल में पहुँच जाता है। प्रणाम महाराज, मैं एक ज्योतिषी हूँ। मैं पास के ही एक छोटे से गांव में रहता हूँ और मैं भविष्य बताता हूँ महाराज। कहो तो आपका भविष्य भी बता दूं? ओह अच्छा, तो तुम भविष्य बताते हो। सबसे पहले हमारी रानी साहिबा का भविष्य देखो और बताओ कि हमें संतान प्राप्ति कब होगी। फिर पवन रानी का भविष्य देखने का नाटक करने लगता है और महाराज से कहता है, महाराज, आपके घर बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाली है और एक नन्हा बालक आने वाला है। अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अरे रानी साहिबा, आपने सुना? हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है।
हाँ महाराज, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। ज्योतिषी जी, अब आप हमारा भविष्य देखिए कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। जी महाराज, आप अपना हाथ आगे लाइए। महाराज, ये तो अनर्थ हो गया महाराज, सब कुछ खत्म होने वाला है, आप पर प्रलय आने वाली है। क्या हुआ ज्योतिषी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है? साफ साफ कहिए, आखिर माजरा क्या है? महाराज, जल्द ही ये महल टूटने वाला है और सारे लोग इसमें दबकर मर जाएंगे। यह आप क्या कह रहे हैं ज्योतिषी जी? आज तक इस महल को एक भी खरोंच नहीं आई, तो भला ये महल कैसे टूट सकता है? मेरी बात का विश्वास कीजिए महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, ये महल कभी भी टूट सकता है। ज्योतिष की ये बात सुनकर महाराज और महल के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता ज्योतिषी जी, इस समस्या से बचने का कोई तो उपाय होगा। महाराज, इस समस्या से बचने का एक उपाय है, लेकिन शायद आप वो उपाय ना कर पाओ। ज्योतिषी जी, आप वो उपाय बताइए, हम अपने महल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सुनिए महाराज, आपको इस समस्या से बचने के लिए सारे राज्य के लोगों को पेट भरकर भोजन कराना होगा और अब से लगान वसूली भी बंद करनी होगी। फिर राजा कुछ देर सोचता है और उस ज्योतिष से कहता है, ज्योतिषी जी, आपको कैसे पता चला कि हम लोगों से लगान वसूली करते हैं? महाराज, मैं एक ज्योतिषी हूँ और मैं सब जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप राज्य के लोगों की आधी फसल खुद रख लेते हैं। अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आपको ये सारे बुरे कर्म छोड़ने होंगे। ज्योतिषी जी, हम इस राज्य के राजा हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, आपको इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है महाराज, अब फैसला आपके हाथ में है, आप वो बुरे कर्म छोड़ दीजिए या फिर इस महल के गिरने का इंतजार कीजिए। ज्योतिष जी, महाराज राज्य के सभी लोगों को भोजन कराने के लिए तैयार हैं। ये आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? अगर हमने राज्य के सभी लोगों को भोजन कराया तो हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए महाराज, अगर आपने ये नुकसान नहीं किया तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना होगा। हम इस महल में दबकर मर जाएंगे। अब राजा के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो सभी लोगों को भोजन कराएं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका करोड़ों का महल गिर जाएगा। ठीक है ज्योतिषी जी, हम राज्य के सभी लोगों को भोजन कराने के लिए तैयार हैं और हम अब से लगान वसूली करना भी बंद कर देंगे। सुलोचना की तरकीब काम आ गई, अब से सभी लोगों को इस कंजूस राजा से छुटकारा मिल जाएगा। फिर राजा भोजन के लिए राज्य में ऐलान करवा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य के राजा राज्य के सभी लोगों को भोजन कराने वाले हैं। सभी लोग कल महल में पूरे परिवार के साथ उपस्थित हो जाएं। सुनो सुनो सुनो। अरे भाई, ये राजा अकल का थोड़ा सनकी है क्या है? कभी हम सभी को लूटता है और कभी हमको ही दावत देता है। अरे भाई, ये राजा की कोई चाल तो नहीं है? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे भाई, अब जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, हम तो कल पूरे परिवार के साथ जो है दावत में चलेंगे। हाँ, अरे सुलोचना, तुम्हारी ये तरकीब काम आ गई। कल राजा ने सभी लोगों को महल में भोजन के लिए बुलाया है। जी, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर सुनाई आपने। अब राजा की अकल ठिकाने आ जाएगी। अगले दिन राज्य के सभी लोग राजा के महल में दावत खाने के लिए पहुंचते हैं। मेरे प्यारे राज्य के लोगों, मैंने आप सभी पर बहुत ही अत्याचार किए हैं। अब से मैं सारे बुरे काम छोड़ता हूँ और मैं ये शपथ लेता हूँ कि पूरे राज्य पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। महाराज आप धन्य हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर राजा ने सभी लोगों से लगान वसूली करना भी छोड़ दिया और उनकी आधी फसल का हिस्सा लेना भी छोड़ दिया। फिर एक दिन बहुत दिन हो गए इन सभी आलूओं को संभालते संभालते, अब इनको बेचना ही उचित होगा, नहीं तो ये सारे आलू जल्दी ही खराब हो जाएंगे। धीरज की सारी बातें पवन खिड़की में से सुन लेता है। मुझे तो पहले से ही शक था कि मेरे सारे आलू इसी धीरज नहीं चुराए। मुझे ये सब जल्दी ही महाराज को बताना होगा।
फिर पवन ये सारी बातें महल में जाकर महाराज को बता देता है और पवन महाराज को लेकर धीरज के घर पहुंच जाता है। अरे महाराज, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता आपने, यहाँ आने का कष्ट क्यों किया आपने? कष्ट तो अब तुझे होगा धीरज। बता, तूने पवन के खेत के आलू क्यों चुराए? महाराज के डर से धीरज एक तोते की तरह सारा सच उगल देता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गया था, मैंने ही पवन के खेत के आलू चुराए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। तूने पवन के खेत के आलू ही नहीं चुराए, बल्कि हमसे झूठ भी बोला। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। फिर महाराज धीरज को बंदी बनाकर उसको ले जाते हैं। और धीरज को कारावास में डलवा देते हैं।